हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टारगेट हाई पीडियाट्रिक नर्सिंग पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 401, कस्टोडियन टर्म का यूज किस कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर डी, सेवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। कस्टोडियन का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। सेवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन वाले चिल्ड्रन का आईक्यू बहुत कम होता है और ये लोग खुद से खाना खाना, ड्रेसिंग, बाथिंग या सेफ्टी का ध्यान नहीं रख पाते। इनको 24 आवर्स केयर और सुपरविजन की जरूरत होती है, इसलिए कस्टोडियन टर्म सेवियर और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के लिए यूज होती है। क्वेश्चन 402, मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट आंसर डी, ऊपर दिए गए सभी। मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन आईक्यू के बेसिस पर होता है। माइल्ड मिस्टर वाले चिल्ड्रन बेसिक एकेडमिक्स और डेली लाइफ स्किल्स सीख सकते हैं। मॉडरेट मिस्टर मी लर्निंग एबिलिटी लिमिटेड होती है। सेवियर मिस्टर मी सेल्फ केयर और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम होती हैं। क्योंकि तीनों आईक्यू रेंजेस सही है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन 403, चाइल्ड मी लॉन्ग टर्म थंब सकिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? करेक्ट आंसर डी, ऊपर दिए गए सभी। लॉन्ग टाइम तक थंब सकिंग करने से टीथ का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, जिससे डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। थंब मुंह में रहने की वजह से जर्म्स बॉडी में जा सकते हैं जो वर्म इन्फेस्टेशन का कॉज बनते हैं। साथ हाई बच्चा खाने पर कम ध्यान देता है, जिससे न्यूट्रिशन इंटेक कम हो जाता है, इसलिए ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्वेश्चन 404, बेडवेटिंग लड़कियों और लड़कों में किस एज तक नॉर्मल माना जाता है? करेक्ट आंसर बी, गर्ल्स 4 इयर्स और बॉयज 5 इयर्स। बेडवेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस छोटे बच्चों में नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज का पार्ट होता है। गर्ल्स में ब्लैडर कंट्रोल थोड़ा जल्दी डेवलप होता है, इसलिए 4 इयर्स तक नॉर्मल माना जाता है। बॉयज में ब्लैडर मैच्योरिटी थोड़ी लेट होती है, इसलिए 5 इयर्स तक बेडवेटिंग नॉर्मल कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन 405, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर डी, ऊपर दिए गए सभी। ADHD में बच्चा इंपल्सिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है और अटेंशन मेंटेन नहीं कर पाता। इन चिल्ड्रन में टिक डिसऑर्डर्स का रिस्क भी ज्यादा होता है। ADHD के ट्रीटमेंट में स्टिमुलेंट ड्रग्स जैसे एम्फेटामिन और मेथिलफेनिडेट इफेक्टिव होती हैं, इसलिए सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन 406, किस कंडीशन में बच्चा अपने बाल खुद खींचता है? करेक्ट आंसर है ट्रिकेटिलोमेनिया। ट्रिकेटिलोमेनिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा अपने बाल रिपीटेडली खींचता है। ये एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। एक्रोफोबिया हाइड्रोकाफिया होता है। एन्यूरिसिस यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इनकोप्रिसिस स्टूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 407, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का मतलब है रात को इनवॉलंटरी यूरिनेशन, जो किस एज के बाद माना जाता है? करेक्ट आंसर डी, 5 इयर्स। एक्सप्लेनेशन, 5 साल के बाद नॉर्मली बच्चे में ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो जाता है। अगर 5 इयर्स के बाद भी रात को इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है तो यूज नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस कहा जाता है। इस एज से पहले बेडवेटिंग को नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस माना जाता है। क्वेश्चन 408, एन्यूरिसिस के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? करेक्ट आंसर सी, इमिप्रामीन। इमिप्रामीन एक ट्राइसिक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है जो ब्लैडर कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और नाइट टाइम यूरिनेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए एन्यूरिसिस के ट्रीटमेंट में ये ड्रग इफेक्टिव मानी जाती है। बाकी ड्रग्स साइकोटिक और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए यूज होती हैं। क्वेश्चन 409, एन्यूरिसिस कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव नेजल स्प्रे कौन सी है? करेक्ट आंसर बी, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन ADH हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म है जो यूरिन प्रोडक्शन को कम करता है। नेजल स्प्रे के फॉर्म में ये रात के टाइम यूरिन फॉर्मेशन कम करता है, जिससे बेडवेटिंग कंट्रोल होती है, इसलिए ये एन्यूरिसिस के लिए इफेक्टिव नेजल स्प्रे है। क्वेश्चन 410, प्री स्कूल चिल्ड्रन की कॉमन प्रॉब्लम्स में से कौन सी इंक्लूड नहीं होती? करेक्ट आंसर सी, ट्रूएंसी। टेम्पर टैंट्रम, स्लीप प्रॉब्लम्स और पाइपर प्री स्कूल चिल्ड्रन में कॉमन होते हैं।
ट्रुएंसी का मतलब स्कूल से भागना होता है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में देखा जाता है, ना कि प्री स्कूल चिल्ड्रन में। इसलिए ट्रुएंसी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 411, सडन एबनॉर्मल इनवॉलंटरी रिपेटिटिव मूवमेंट के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर बी, टिक। टिक का मतलब होता है सडन, रैपिड और रिपेटिटिव इनवॉलंटरी मूवमेंट या साउंड जो बिना कंट्रोल के होता है, जैसे आई ब्लिंकिंग या शोल्डर श्रगिंग। ऑब्सेशन और कंपल्शन ओसीडी से रिलेटेड होते हैं और एडीएचडी अटेंशन डिसऑर्डर है, इसलिए सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट को टिक कहा जाता है। क्वेश्चन 412, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी में क्या होता है? करेक्ट आंसर डी, ऊपर दिए गए सभी। एडीएचडी के मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाइल्ड के साथ काम अप्रोच रखना चाहिए, क्लोज इंटरैक्शन और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जैसे रिवॉर्ड देना इफेक्टिव होता है। ये सब एडीएचडी के बिहेवियर मैनेजमेंट का पार्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन 413, टेम्पर टैंट्रम नॉर्मली किस एज ग्रुप में होता है? करेक्ट आंसर बी, टॉडलर्स। टेम्पर टैंट्रम टॉडलर्स में कॉमन होता है क्योंकि इस एज में चाइल्ड अपनी इमोशंस और नीड्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन गस्ट के फॉर्म में निकालता है। प्री स्कूल और स्कूल एज में ये ग्रेजुअली कम हो जाता है। क्वेश्चन 414, सेरेब्रल पॉल्सी में कौन सा फीचर नहीं मिलता? करेक्ट आंसर डी, फ्लैसिड पैरालिसिस। सेरेब्रल पॉल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर है जिसमें स्पैस्टिसिटी, हाइपोटोनिया या एटैक्सिया हो सकता है। फ्लैसिड पैरालिसिस लोअर मोटर न्यूरॉन लीशन में होता है, जबकि सेरेब्रल पॉल्सी अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है, इसलिए फ्लैसिड पैरालिसिस सीपी में नहीं होता। क्वेश्चन 415, चाइल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर असेंट। 18 ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रन के केस में कॉन्सेंट लीगली पेरेंट्स से लिया जाता है, लेकिन चाइल्ड को जो समझाया जाता है और उसकी विलिंगनेस को असेंट कहा जाता है। एडल्ट में कॉन्सेंट होता है, जबकि चाइल्ड में असेंट का कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन 416, माइल्ड हीमोफीलिया में फैक्टर 8 लेवल कितना होता है? करेक्ट आंसर 5 से 50%। हीमोफीलिया ए में सेवेरिटी फैक्टर 8 लेवल पर डिपेंड करती है। माइल्ड हीमोफीलिया में फैक्टर 8 का लेवल 5 से 50% होता है। सेवियर हीमोफीलिया में लेवल 1% से भी कम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 5 से 50% है। क्वेश्चन 417, येलो फीवर का वेक्टर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ईड्स। येलो फीवर एक वायरल डिजीज है जो ईड्स एजिप्टी मॉस्किटो के बाइट से स्प्रेड होती है। ये मॉस्किटो डेंगू और जीका जैसे डिजीजेस भी स्प्रेड करता है। एनाफोलीज मलेरिया और क्यूलेक्स फिलराइसिस का वेक्टर है। क्वेश्चन 418, हीमोफीलिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट आंसर सी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो मोस्टली मेल्स में देखा जाता है। फीमेल्स यूजुअली कैरियर होती हैं। अफेक्टेड फादर अपनी डॉटर्स को डिजीज नहीं देता बल्कि कैरियर बना सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्वेश्चन 419, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? करेक्ट आंसर सी, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन हाबा होता है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फीटल हीमोग्लोबिन में गामा चेन्स होती हैं। क्वेश्चन 420, सिकल सेल एनीमिया के साइंस और सिम्टम्स यूजुअली कैसे अपीयर होते हैं? करेक्ट आंसर सी, आफ्टर 3 से 4 मंथ्स। बर्थ के टाइम फीटस में फीटल हीमोग्लोबिन होता है जो सिकलिंग को प्रिवेंट करता है। 3 से 4 मंथ्स के बाद फीटल हीमोग्लोबिन रिप्लेस होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन से। तब सिकल सेल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, इसलिए सिम्टम्स 3 से 4 मंथ्स के बाद अपीयर होते हैं। क्वेश्चन 421, हेरेडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया में कौन सा इंक्लूड होता है? करेक्ट आंसर बी, थैलेसीमिया। हेरेडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। एप्लास्टिक और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक्वायर्ड कंडीशंस हैं, इसलिए करेक्ट आंसर थैलेसीमिया है। क्वेश्चन 422, इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ थैलेसीमिया क्या है? करेक्ट आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव।
थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें डिजीज टैब होती है जब दोनों पेरेंट्स से डिफेक्टिव जीन माइल। अगर एक पेरेंट से जीन माइल टू चाइल्ड कैरियर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्वेश्चन 423, repeated urination while sleeping even after 5 years of age is called। करेक्ट आंसर है एन्यूरेसिस। 5 साल के बाद भी अगर चाइल्ड रात में इनवॉलंटरी यूरिनेशन करता है तो यूज एन्यूरेसिस कहा जाता है। टिक मूवमेंट डिसऑर्डर है, स्टटरिंग स्पीच डिसऑर्डर है और एनकोप्रिसिस स्टूल रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 424, डीपनिंग वाउंड और ब्लड सप्लाई कम होने से चाइल्ड में क्या प्रॉब्लम होती है? करेक्ट आंसर डी, रिडक्शन ऑफ लिम्ब ग्रोथ। अगर किसी लिम्ब में ब्लड सप्लाई कम हो जाए या डीप इंजरी हो तो उस लिम्ब की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। इस वजह से लिम्ब का साइज और लेंथ कम रह जाता है, इसलिए रिडक्शन ऑफ लिम्ब ग्रोथ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 425, नियोनेटल एनीमिया को हीमोग्लोबिन के किस लेवल पर डिफाइन किया जाता है? करेक्ट आंसर लेस देन 13 ग्राम। नियोनेटल एनीमिया का मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी में हीमोग्लोबिन लेवल का नॉर्मल से कम होना। न्यूबॉर्न बेबीज में नॉर्मली हीमोग्लोबिन लेवल एडल्ट्स और चिल्ड्रन से ज्यादा होता है क्योंकि यूटेरस के अंदर ऑक्सीजन कम मिलती है और फीटस को ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। इसलिए अगर न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम से कम हो जाए तो यूज नियोनेटल एनीमिया कहा जाता है। ये कंडीशन प्रीमैच्योरिटी, ब्लड लॉस, हीमोलिसिस या मैटरनल एनीमिया की वजह से हो सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर लेस देन 13 ग्राम है। सो गाइस, आज का सेशन यही एंड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेगुलर रिवीजन इक्वल स्ट्रॉन्ग पीडियाट्रिक नर्सिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।